धन्यवाद बहन। IILM यूनिवर्सिटी के सुंदर कैंपस के इस ऑडिटोरियम हॉल में मंच पर उपस्थित माननीय क्षेत्रीय संचालक जी, प्रोफेसर विजय जी, पदम सिंह जी, बहन अनुभूति जी, व अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, कॉलेज के विद्यार्थी, प्रोफेसर्स और हमारे साथ संत शक्ति का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है, आप सबको सारा नाम। आज हम एक विशेष आयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी विभूति जिसको हम सब ने अपने जीवन में देखा, जिसके द्वारा किए गए कार्य और जिसके द्वारा दिए गए संदेश हम सब ने अपने सामने अपने मन मस्तिष्क में फलीभूत होते हुए देखे। अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो जो स्वयं प्रोफेसर रज्जू भैया बताते थे सबको, वो उनके स्वयं पर सबसे ज्यादा स्पार्क उतरता था। वो दो पंक्तियां हैं। वो कहा करते थे, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ी तीनों चले, साधु शेर सपूत। सबसे बड़ा इसका उदाहरण वो स्वयं। यूपी के पहले मुख्य अभियंता बलबीर सिंह जी के यहाँ बनेर गांव में पैदा हुए। एक संपन्न परिवार में, और जो समाज में प्रतिष्ठा रखता है, समाज में वैभव रखता है। शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी विद्यालय में। जैसा एक आजकल के संपन्न परिवारों में देखने को मिलता है, वैसी ही शिक्षा दीक्षा से मिलती है। पर ईश्वर की कृपा दृष्टि तो उनके ऊपर और तरफ जाने वाली थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे, भौतिकी शास्त्र में आगे की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रारंभ से ही ऐसे उदाहरण मिले कि उनको अपने जीवन में अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अनेकानेक अवसर मिले। जैसा पहले बहन अनुभूति ने बताया, प्रोफेसर सीवी रमन उनकी प्रैक्टिकल एग्जामिनर थे, और उनको जब एग्जामिन कर रहे थे तो उनको तभी लगा कि हमारे पास ऐसा शिष्य हमें चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि भाई आप आइए हमारे पास, बेंगलोर चलिए। ऐसा ही आगे चल के डॉक्टर भावा के साथ भी हुआ। उन्होंने भी उनको अनुरोध किया कि आपकी आवश्यकता हमें है, आपने शिक्षण के क्षेत्र से आगे बढ़कर अब भौतिकी विज्ञान के अंदर जो हम नया कार्य करने जा रहे हैं भारत में, न्यूक्लियर साइंस के अंदर, उसमें आप हमारे साथ जुड़िए। और उनका मन तो दूसरी तरफ था। उनके मन में तो भौतिक शास्त्र नहीं था, उनको ये वाला ज्ञान नहीं लेना था। उनको तो जीवन में भौतिक शास्त्र से आगे बढ़कर भौतिकवादी समाज के मानस परिवर्तन का कार्य करना था। वस्तु निर्माण से व्यक्ति निर्माण का कार्य करना था। उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और था। एक शिक्षक जिसके शिक्षण के अंदर अनेकानेक विभूतियां, अनेकानेक विलक्षण प्रतिभाएं आगे हमारे सामने आई। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी भी थे। तो ऐसे अनेकानेक विभूतियों को जिन्होंने अपने शिक्षण के कार्य में शिक्षण दिया, उनके जीवन का उद्देश्य तो कुछ और था। जो होना था वो हुआ। अपनी नौकरी को छोड़ दी और चल पड़े संघ कार्य करने।
समाज की किसी की चिंता नहीं थी। जो उनके मन में था कि मुझे जो कार्य करना है वो कार्य करने के लिए उतर पड़े। पूजनीय गुरु जी को काफी समय के बाद प्रोफेसर रमन जी उन्होंने कहा, भाई आपने भारत से एक वैज्ञानिक को ले लिया है, रज्जू भैया को आप संग में ले आए, भारत एक वैज्ञानिक से कमी हो गई। पूजनीय गुरु जी ने उनको जवाब दिया, भारत में अनेक वैज्ञानिक हैं, भारत को अनेक वैज्ञानिक मिल जाएंगे, संघ के पास तो अकेले रज्जू भैया ही। ऐसे थे हमारे रज्जू जी। 1994 में सरसंघ चालक, उनसे पहले उनके जीवन के बारे में माननीय क्षेत्रीय संघ चालक जी ने अभी यही बताया। हम सब ने अभी 2 घंटे पहले एक घटना के बारे में देखा। अपने आप को नंबर 1 लोकतंत्र कहने वाला देश अमेरिका, वहां के पूर्व राष्ट्रपति पर चुनाव प्रचार करते हुए गोली चली, वो घायल थे। अपने आप को 1 नंबर का लोकतंत्र कागजी रैंकिंग के बेसिस पर बना दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता है और इन लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रजातंत्र के अंदर चुनावी राजनीति के साथ आगे बढ़ाना, ये कार्य भी समस्त समाज का है। अनेकानेक ऐसे समय पर जैसे निर्णय लेने हैं, इसके बारे में लेने में कभी भी प्रोफेसर रज्जू भैया हिचके नहीं। समय आया कि लोकतंत्र को और सुदृढ़ करना है, तो चलो भाई 13 दिन की सरकार भी बना देंगे। स्वयंसेवकों ने कहा, पत्रकारों ने कहा कि भाई आपको तो पता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, 13 दिन की सरकार क्यों बनाई जा रही है? हंसते हुए जवाब दे दिया कि भाई कब तक इंतजार कराऊंगा अटल जी को, 1956 से सांसद बने हुए हैं, कितने वर्षों इंतजार कराऊंगा। पर इस हंसी के पीछे उनका भाव सबको स्पष्ट से पता चला। सरकारें बनेंगी, सरकारें टूटेंगी, पर उद्देश्य तो हमारा है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। ये रैंकिंग वाला सिर्फ लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये सत्य में सर्वोत्कृष्ट लोकतंत्र होगा, विश्व के लिए आदर्श लोकतंत्र होगा। इसके लिए ऐसी प्रणाली में आगे बढ़ना है। स्वयंसेवकों के लिए, आम जन के लिए, सभी के लिए एक ही स्पष्ट संदेश था उनका, भाई राजनीतिक प्रेमी तो बनो, राजनीतिक जीवी नहीं बनो। प्रेम करो, राजनीति को मजबूत करो, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीति को मजबूत करना आवश्यक है और उसके लिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना भी आवश्यक है और अच्छी संस्थाओं को कार्य करना भी आवश्यक है। और ऐसी अच्छी संस्थाओं को बनाने के लिए एक कार्य करना, ये हमारे एक स्वयंसेवकों का कार्य भी है। ये संदेश देना है, पर राजनीतिक जीवी बनने के बारे में नहीं सोचना। उदाहरण सामने है ना, 10 वर्ष तक सत्ता रखी है ना, 10 वर्ष में बता दीजिए किसी स्वयंसेवक के नाम राशन का डिपो बन गया या किसी ने मिट्टी तेल का डिपो पास करवा लिया हो। माननीय क्षेत्रीय संचालक जी बैठे हुए हैं, पूरे क्षेत्र का इनके पास तो देखा चुका है। यहां पर राजनीतिक जीवी नहीं है, राजनीतिक प्रेमी है। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राजनीति में भी हम जाएंगे और राजनीति के अंदर भी एक नया संदेश लेके जाएंगे। इस कार्य को, इस निर्णय को लेने से कभी हिचके नहीं।
पंडित नेहरू के सबसे प्रिय होते थे गोविंद वल्लभ पंत जी, इन्हीं के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। गोरक्षा का विषय आया, गोहत्या निषेध होना चाहिए, ये विषय आया। विषय को प्रमुखता से रज्जू भैया ने उठाया, पर पंत जी तो ठहरे पंत जी। उन्होंने बुला लिया अपने सब ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स ने उनको अधिनियम और ये सब बता दिए कि भाई इसके अंतर्गत तो ये हो नहीं सकता। रज्जू भैया को उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखो ये पॉसिबल नहीं है, सरकारी तंत्र के अंदर हम कोई इसके अंदर ऐसा कोई अधिनियम ले आए। इससे उनके ऊपर कहा गया, रज्जू भैया बार बार कह रहे हैं कि कार्य होना है, तो स्पष्ट कहते हैं देखो भैया मेरी आयु तुमसे दूनी है, मुझे तुमसे दुगना अनुभव है, ये बात हो नहीं सकती। हमारे रज्जू भैया भी कहाँ मानने वाले हैं, अड़ गए। आयु चाहे आपकी दुगनी होगी, पर मेरे पास भी दुगना अनुभव है और मेरे पास में भी दुगनी शक्ति समाज की है, ये तो करवाना ही पड़ेगा और वो करवाते ही रहे। ये उन्हीं के ही प्रयासों का फल था कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गो हत्या निषेध अधिनियम एक कांग्रेस सरकार लेकर। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आपातकाल लगता है, पूरा नेतृत्व जेल में पहुंच जाता है। अकेले हमारे रज्जू भैया ही थे, प्रोफेसर गौरव कुमार बनते हैं, वेशभूषा बदल ली, हैट वगैरह लगाया और नया छद्म वेश बनाकर पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, जेलों में जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। ये उन्हीं का ही ये बैक रूम प्लानिंग थी उस समय पर, जिसका परिणाम ये आया कि आपातकाल समाप्त होते ही जनता पार्टी हमारे सामने थी और इस जो उस समय के लोकतंत्र के हत्यारी सरकार का आ जाए उसकी सत्ता का परिवर्तन हो गया। ऐसे थे हमारे। हम सिर्फ कहेंगे नहीं, हम कहने के लिए जो जो कुछ कार्य करने होंगे उस सारे कार्य को हम करेंगे, ऐसा उनका मानना था। और स्वयंसेवकों में तो हम देखते ही उनके गांव की मिट्टी हम सबके लिए कितनी पवित्र मानी जाती है। हम सब ने उदाहरण ही सुना होगा, एक प्रोफेसर साहब जा रहे थे और सामने एक गांव के व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने बातचीत करते हुए पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बनेल गांव से। उन्होंने उनके पांव छू लिए, बड़े लज्जित से हुए कि भाई मेरे पांव क्यों छू रहे हो, आप तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हो। बोले भाई आप उस गांव से आए हो जिस गांव की मिट्टी को सर झुकाने के लिए हम पूरा जीवन सोचते रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवकों के साथ भी यही स्थिति है। ऐसे हमारे रज्जू भैया आज उनकी पुण्यतिथि पर, उनके निर्वाण दिवस पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे मानना है कि उनकी इस पावन तिथि पर हम सब लोग अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारकर और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अपने जीवन में पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में ध्येय लेकर यहाँ से जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सबका यहाँ आना सकारात्मक होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आप उनके उन सब संदेशों को, कार्यों को आगे बढ़ाएं और यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।